हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 6 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सिथिल मिसाइल सिस्टम। देन हम देखेंगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बारे में। इसके साथ ही देखेंगे ऑपरेशन संकल्प के बारे में। देन महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये एक बुक है जो हाल ही में चर्चा में रही है, हम इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे उन वाटर बॉडीज के बारे में जो ईरान के आसपास हैं। और लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेशन एपिक फरी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द सिथिल मिसाइल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर सिथिल मिसाइल प्रणाली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ लॉन्ग रेंज surface to air missile system designed for land based border defense. And second, it utilizes a vertical launch system allowing for rapid reaction engagements in multiple directions. And third statement is the system is an indigenous development by DRDO to replace the aging Russian Buk missile family. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सिथिल जो मिसाइल सिस्टम है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो सिथिल जो है ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये मीडियम रेंज नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसको डीआरडीओ ने नहीं डेवलप किया है, इसको डेवलप किया गया है बाय द रशियन डिफेंस इंडस्ट्रीज। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो सिथिल जो है वो एक मीडियम रेंज नेवल सर्विस surface to air missile system है, not a long range land based system, and it is specifically designed to protect frontline warship from aerial threats like anti-ship missiles and UAVs. So the use of a vertical launch system is a key feature as it enables the missile to be fired quickly without the need to rotate a launcher towards the target, which is critical for 360-degree defense in modern maritime combat. आपने देखा कि ये जो सिथिल मिसाइल सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है बाय द रशियन डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड इट इज नॉट इंडिजिनस डीआरडीओ प्रोडक्ट। So India procures these to strengthen the layered air defense of the Navy, complementing other systems like the Indo-Israeli Barak 8. And this acquisition is vital for maintaining security in the Indian Ocean region. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो सिथिल मिसाइल सिस्टम है ये संबंधित है रशिया से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Central Warehousing Corporation. यहाँ पर जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑपरेटिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट है, द कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ commodities including food grains, sugar and fertilizers. और थर्ड स्टेटमेंट है, its origins are linked to the wartime food administration established during the 1940s. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है
सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से संबंधित ऐसे कितने स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं और जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो है सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं, the Central Warehousing Corporation is a premier statutory body, but it operates under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, not the Ministry of Agriculture. So it was established to provide scientific storage and logistics for a diverse array of goods, and its functional mandate include handling food grains, sugar and fertilizers alongside providing inland container depots and custom bonded warehousing to facilitate international trade. The historical evolution of Central Warehousing Corporation traces back to the Second World War. So in 1942, a separate food department was created to manage food administration during the war. Post-independence, specifically between 1947 and 1958, the warehousing functions were restructured, eventually leading to the enactment of the Warehousing Corporations Act. So it was formally established in 1957. वर्तमान समय की बात करें तो टुडे इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इंडियाज फूड सिक्योरिटी बाय मैनेजिंग बफर स्टॉक्स एंड सपोर्टिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So, by improving storage efficiency, the Central Warehousing Corporation contributes significantly to the national goal of reducing logistics cost and minimizing post-harvest losses in the agricultural value chain. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है इसको फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया 1957 में और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding Operation Sankalp. So, अभी हाल ही में ऑपरेशन संकल्प जो है वो काफी चर्चा में रहा है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी specifically to combat the rise of piracy in the Gulf of Guinea. Second statement है, it provides a legal framework for the prosecution of pirates under the Maritime Anti-Piracy Act 2022. और थर्ड स्टेटमेंट है, it serves as a proactive measure to ensure the safe passage of Indian flagged merchant vessels through the Strait of Hormuz. और यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प से संबंधित आपको बताना है कि कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, वो है थर्ड स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन संकल्प है ये फोकस्ड है गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ अदन को, ना कि गल्फ ऑफ गिनी को लेकर के. सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, हम यहाँ डिटेल में देख सकते हैं. So Operation Sankalp is focused on the Gulf of Oman, the Strait of Hormuz, and the Gulf of Aden rather than the Gulf of Guinea.
While the operation is supported by the legal backing of the Maritime Anti-Piracy Act 2022, the operation itself is a military or maritime security initiative, not a law or legal framework. सो ये जो ऑपरेशन संकल्प है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में. The operation ensures the security of India's maritime trade, especially oil imports, and it positions the Indian Navy as a preferred security partner and the first responder in the Indian Ocean region. So, the deployment of destroyers and frigates under this mission demonstrates India's blue water capability to protect national interest independently amid escalating regional tensions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who is the author of the book Mahatma, a Great Communicator, released in March 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2026 में प्रकाशित जो पुस्तक है महात्मा एक महान संचारक, आपसे पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं. आपके ऑप्शंस हैं रामचंद्र गुहा, धीरज काकड़िया, राजमोहन गांधी या फिर विवेक देवराय. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही जो पुस्तक है महात्मा एक महान संचारक, उसके लेखक कौन हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इस पुस्तक को लिखा है धीरज काकड़िया ने. आप देख सकते हैं. In March 2026, Union Minister Mansukh Mandaviya of the Ministry of Labour and Employment and Ministry of Youth Affairs and Sports released the book Mahatma, a Great Communicator at Gandhi Darshan Rajghat, New Delhi. So this book is written by the Dheeraj Kakaria, Additional Director General of Akashvani. It highlights the life of Mahatma Gandhi and focuses on how his powerful communication skill strengthened India's freedom struggle. So the aim is to spread awareness and inspire people to follow his values in daily life. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही जो बुक है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इसके लेखक हैं धीरज काकड़िया जो कि एडीजी हैं आकाशवाणी में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following with reference to water bodies of Iran. यहां पर जो ईरान के आसपास के जल निकाय हैं उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट शेयर्स अ कोस्ट लाइन विद द कैस्पियन सी. सेकेंड, ईरान हैज एक्सेस टू द पर्शियन गल्फ. थर्ड, द अरल सी लाइज इंटायरली विद इन ईरान. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है जो ईरान के जल निकाय हैं उनसे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि जो अरल सी है वो लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में. सो अरल सी लाइज बिटवीन द कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. बाकी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं. Iran lies in the southwest Asia and has a northern coastline. So it borders the Caspian Sea, the world's largest enclosed inland water body. And the Caspian Sea is technically a lake not connected to any ocean. So Iran shares this coastline with the countries like Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, and Azerbaijan.
Iran's southern boundary includes a long coastline and it has direct access to the Persian Gulf, an important energy trade route. So, major Iranian ports like Bandar Abbas are located along this coast, and the Persian Gulf connects to the Arabian Sea through the Strait of Hormuz. इसके साथ ही अरल सी के बारे में हमने देखा कि ये सेंट्रल एशिया में स्थित है, not in Iran, and it lies between Kazakhstan and Uzbekistan. So the Aral Sea has drastically shrunk due to river diversion projects, and Iran has no geographical boundary with the Aral Sea. ईरान के बारे में और बात करें तो ऑफिशियली इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है और इसको पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थित है वेस्ट एशिया में. So Iran borders Iraq to the west, Turkey, Azerbaijan and Armenia to the northwest, Caspian Sea to the north, Turkmenistan to the northeast, Afghanistan to the east, Pakistan to the southeast and the Gulf of Oman and the Persian Gulf to the south. So ग्लोबली देखा जाए अगर ज्योग्राफिक साइज के हिसाब से तो इसकी जो रैंक है वो है 17th और पॉपुलेशन के हिसाब से ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की. आप ध्यान रखेंगे ईरान की जो कैपिटल सिटी है वो है तेहरान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which military operation was reportedly launched by the United States and Israel against Iran's nuclear and missile infrastructure in 2026? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल अवसंरचना के खिलाफ कथित तौर पर कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन डेजर्ट सील्ड, ऑपरेशन एपिक फरी, ऑपरेशन आयरन डोम या फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फरी. आप देख सकते हैं in 2026, the United States and Israel reportedly launched a large-scale military offensive called Operation Epic Fury, targeting Iran's nuclear and ballistic missile infrastructure. So the operation escalated tensions into a regional war and marked a shift from indirect conflict to direct military confrontation. Hundreds of targets, including missile installations, command centers, and other strategic facilities across several Iranian cities, were reportedly attacked using aircraft, cruise missiles, and drones. So the US administration stated that the operation aims to end Iran's nuclear weapons ambitions, weaken the Islamic Revolutionary Guard Corps, and reduce Iran's regional military influence. अगर हम इस जो भी ये घटना है इसके इम्पैक्ट के बारे में देखें तो राइजिंग टेंशंस बिटवीन यूएस एंड ईरान कुड डिसरप्ट oil supply routes in the region, especially around the Strait of Hormuz, through which a significant share of global oil trade passes. So the launch of this Operation Epic Fury, it represents a major geopolitical development in West Asia, intensifying tension between the United States and Iran and raising concerns about regional stability, global energy security, and international diplomacy. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.